Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of chemical equilibrium unit. तो इस यूनिट में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल हमने काफ़ी सारे टॉपिक इसके डिस्कस कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पार्ट 1 जरूर देखने, उसके बाद यहाँ पे आएँ। तो इस यूनिट में हम आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने आपको कल डिस्कस कर लिया था। हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड छोटे छोटे टर्म सीख रहे हैं, फिर एक बड़े टॉपिक पे आगे जाएंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स एंड बेस, एसिड और बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट। माना कि लेट एन एसिड इज HA, एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, तो हमने जनरली एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, तो HA से प्रेजेंट कर रहे हैं, H+ और A नेगेटिव। अगर ये आयनाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर इक्विलिब्रिया जो स्टेबलाइज होगी, ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन जो सेम रेट से चेंज हो, वो क्या है, इक्विलिब्रियम है। उस इक्विलिब्रियम के केस में क्योंकि ये KC का फॉर्मूला क्या करते थे, प्रोडक्ट साइड के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड के कंसंट्रेशन। क्योंकि ये जो डिसोसिएशन कर रहे हैं वो एसिड का कर रहे हैं, तो इस कांस्टेंट को Ka नाम से प्रेजेंट कर लेते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट वाले एसिड के आयंस का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड वाले का कंसंट्रेशन। फॉर बेस के लिए अगर हम करें, एसिड के लिए ये, और फॉर बेस के लिए अगर हम ये काम करें, तो बेस को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, लेट बेस इज BOH, क्योंकि बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं, तो ये B+ और OH नेगेटिव दे रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं NaOH KOH। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला पूरे की पूरी यूनिट में एक ही फॉर्मूला चलता रहता है, प्रोडक्ट साइड के कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड के कंसंट्रेशन। क्योंकि ये जो आप कर रहे हो वो बेस के लिए कर रहे हो, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कह देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस कह देंगे, KB। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कह रहे हैं हम। नेक्स्ट, इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये वैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया है। तो दोज सब्सटेंसेज विच डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आयनों में टूट फूट जाती है, बिखर जाती है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होती हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं, नाम के तो मजबूत हैं लेकिन मजबूत होते नहीं हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली बिखर जाते हैं। जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे अपने आयंस में वो हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, पार्शियली डिसोशिएट होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। टूटना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि टूटेंगे नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जो डिसोशिएट होते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, NaCl, KCl। तो जनरली अगर आप देखो तो ये एसिड्स हैं, ये बेस है और ये सॉल्ट्स हैं। कैसे टूटता है, ये H+Cl नेगेटिव, Na+OH नेगेटिव, K+Cl नेगेटिव। तो जो भी चीज़ अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये सारी चीज़ें अपने आयंस में ब्रेक हो जाती हैं और सबकी सब क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। तो जनरली एसिड्स, बेस और सॉल्ट ही जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो इसमें वीक एसिड के एग्जाम्पल CH3COOH, H3PO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgCl, AgBr, AgI। जनरली ये एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब कंप्लीटली और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, कंप्लीटली आयनाइजेशन और पार्शली आयनाइजेशन का मतलब, जैसे सपोज ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिड, तो ये कैसे ब्रेक होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। अभी मैंने इसके अगर सपोज 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो 100 में से 70 ही है जो अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, तो 30 मॉलिक्यूल इसी फॉर्मेट में रहने वाले हैं, 70 ऐसे रहने वाले हैं। तो कंप्लीटली आयनाइज ना होने का मतलब ये है। और कंप्लीटली अगर स्ट्रॉन्ग होता तो ये जब ये ब्रेक होगा, तो अगर 100 पार्टिकल लिए होंगे तो 100 के 100 अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये हमको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन वीक एसिड है, बेस है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के बेसिस पर हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक मेनली फोकस्ड रहेगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो है आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
तो जनरली हमें पता है कि एसिड्स प्लस बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो अगर मैं सॉल्ट में वाटर मिला दूं तो एसिड और बेस बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहला टाइप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कितने टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और एसिड और बेस जो बन रहे हैं वो वीक बन रहे हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा सॉल्ट है जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बन जा रहा है हमारा वीक एसिड और वीक बेस। लेकिन एक एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि वीक एसिड ये होता है और वीक बेस हमारे पास NH4OH होता है। तो हमें पता है एसिड H देता है, बेस OH देता है, तो वो H और OH क्या बाहर निकल गया होगा H2O। तो वो सॉल्ट क्या रहा होगा मेरे हिसाब से CH3COO और NH4। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो हमारा NH4OH बेस और CH3COH एसिड बन जाएगा। तो ये वीक एसिड और वीक बेस बना है। अगर हम इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालना चाहें तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे KH से प्रेजेंट करते हैं और KH से प्रेजेंट करेंगे तो क्या लिख देंगे हम वैसे तो इसका कंसंट्रेशन ऐसे लिख सकते हैं CH3COH NH4OH प्रोडक्ट साइड के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट में भी हम यही बता रहे थे एक ही फॉर्मूला सब जगह काम करता है। बस यहाँ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अभी एसिड का डिसोसिएशन कर रहे थे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बेस का कर रहे थे तो बस उन्हीं के वर्ड पे नाम चेंज हो जा रहे हैं, बाकी फॉर्मुलेट सभी एक ही जैसे टाइप के चलते हैं। और CH3COO NH4 और यहाँ पे लिख लेंगे H2O का कंसंट्रेशन। हमें पता है कि इसका कंसंट्रेशन फिक्स होता है 55.5 मोल पर लीटर के आसपास। वो इससे मल्टीप्लाई होकर के उसे एक नया कांस्टेंट प्रोवाइड कर लेगा। बाकी हम ये सब नहीं करेंगे इतना, ये तो कॉमन फॉर्मूला है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि KH इक्वल टू KW जो पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था। पार्ट फर्स्ट में से क्या कहा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वीक एसिड, जो वीक होगा उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करने पर वीक एसिड और वीक बेस मिल रहा है तो वीक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस कर लेंगे, क्योंकि हमें वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके बनाना था। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जांपल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि कौन सा सॉल्ट है, सॉल्ट अभी बन जाएगा, लेकिन हमें पता है कि वीक एसिड बनाना है तो वीक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। और क्या बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल NaOH और KOH होते हैं। तो सॉल्ट क्या रहा होगा, क्योंकि H और OH तो H2O अलग कर देगा, तो सॉल्ट क्या रहा होगा CH3COO Na, CH3CO नेगेटिव और Na प्लस। तो वो सॉल्ट कौन रहा होगा कि जो आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना दे CH3COO Na रहा होगा। तो सॉल्ट आप ऐसे भी सोच सकते हो। आप इन एग्जांपल्स को याद रखो, सॉल्ट खुद से सोचे जा सकते हैं। फिर तीसरे टाइप की, अच्छा इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे तो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वीक कौन है एसिड वीक है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ऐसे फॉर्मूले याद रखने होते हैं आपको। तीसरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब की बार बेस वीक होना चाहिए, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो किसी सॉल्ट का हमने क्या किया होगा हाइड्रोलिसिस किया होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है HCl टाइप अभी बताया था। वीक बेस NH4OH। तो ऑब्वियस ही बात है कि H2O अलग हो जाए तो कौन सा सॉल्ट रहा होगा जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बन जाए, वो सॉल्ट कौन रहा होगा अमोनियम क्लोराइड। तो इसके लिए हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे तो KW अपॉन वीक कौन है बेस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे KB लिख लेंगे। एक लास्ट हम यहीं पे बता देते हैं शॉर्ट में, इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। चौथा टाइप जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है जनरली NaOH। ये स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल थे एसिड बेस सॉल्ट के। तो सॉल्ट क्या रहा होगा कि जिससे बन जाए H और OH H2O और सॉल्ट क्या बनेगा आपका
कौन सा सॉल्ट रहा होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे दे। तो वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, KH बराबर KW अपॉन जो वीक होता है, वीक तो कोई है नहीं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो किसी के डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह नहीं लिखते। फॉर्मूले सिर्फ ऐसे वाले 3 के लिए ही करवाते हैं जिसमें वीक होना चाहिए। यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे एसिड और बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए हम वैसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ते। फिर भी अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना चाहें तो वही जो पुराने फॉर्मूला है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन, H2O जो था वो इससे मल्टीप्लाई करके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, क्योंकि जो वीक आता है उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ दोनों वीक थे तो इस फॉर्मूले में दोनों के आए थे, बाकी इसके लिए नहीं करते। तो होप आपको ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया होगा। एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्ट और वाटर मिलकर के एसिड और बेस बनाएंगे। तो 4 टाइप के होते हैं, 4 में से मेनली 3 कौन कौन से टाइप चलते हैं, चौथा टाइप कौन सा है, होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ जाते हैं। जो आज का सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा इम्पोर्टेंट वाला, वो है आपका 2 टॉपिक पे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी में क्लियर कर लेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉमन आयन इफेक्ट के साथ साथ बफर सॉल्यूशन। दोनों को एक ही एग्जांपल से कवर कर लेंगे। पहले इसके बारे में बात कर देते हैं। अ सॉल्यूशन हुज pH वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH वैल्यू सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, बफर सॉल्यूशन कहलाता है। अब माना कि सपोज इसमें कोई सॉल्यूशन है, चलो एसिडिक सॉल्यूशन है और इसका pH वैल्यू सॉल्यूशन का 4 है, तो इसका pH वैल्यू वैसे भी क्यों बदलेगा। लेकिन अगर मैं इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला दूं, उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाऊंगा तो वो H+ देगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊंगा तो OH नेगेटिव देगा। पार्ट 1 में हमने बताया था कि जो pH है वो H+ और OH नेगेटिव पे डिपेंड करता है, तो H+ और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बदलेगा तो pH बदल जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी pH ना बदले किसी सॉल्यूशन का, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। कि किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ, उसके बावजूद भी pH वैल्यू चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन हुज pH वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका एसिडिक बफर और दूसरा टाइप होता है आपका बेसिक बफर। एक होता है आपका एसिडिक बफर, सेकेंड वन इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर में अगर हम देखें तो एसिडिक बफर का एग्जांपल होता है वीक एसिड। हम सबको पता है कि CH3COOH एक वीक एसिड होता है। कैसे ब्रेक होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। फिर वीक एसिड और उसी का सॉल्ट लेना है, वीक एसिड का सॉल्ट ले लिया हमने, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। क्योंकि ये दोबारा आयन इससे जुड़ के इसमें बदल सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर सेम रेट से चेंज हो रही हो तो इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि आयनों की फॉर्मेट में टूट के ये सब कुछ हो रहा है, तो इनको आयनिक इक्विलिब्रिया कह सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम पर हो तो। अब एक बात समझेंगे, इसकी सॉल्यूशन में मेरे पास ये चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। क्योंकि हमारा pH वैल्यू सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है, pH का फॉर्मूला पढ़ाया था पार्ट 1 में, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ pH क्या था, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ को pH कहते हैं, या OH नेगेटिव पर भी डिपेंड कर जाता है pH वैल्यू। पार्ट 1 देख सकते हैं। फिलहाल जब H+ वाला जो कंसंट्रेशन है इस बात पर डिपेंड कर रहा है, और इसकी वजह से अगर माना pH 4 आ रहा है तो pH में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दूं, जैसे सपोज H+ मिला है, तो अब इसकी कंसंट्रेशन कुछ थी, जब ये HCl मिलाने पर, जब कोई मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया HCl, जिसने क्या प्रोवाइड करा आपको, H+ आयन दिया, तो इस H+ मिलाने की वजह से pH वैल्यू क्या हो जाना चाहिए था, बदल जाना चाहिए था। तो बदल क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो इस CH3 नेगेटिव से जुड़ करके दोबारा से इसे ऐसे बदल देगा न्यूट्रल टाइप फॉर्मेट में। वैसे तो वो भी एसिड है लेकिन न्यूट्रल टाइप फॉर्मेट में बदल देगा। अब मैं ऐसे समझता हूँ कि ये वीक एसिड है, इसके 10 मोल थे और 10 मोल में से इसके माना 7 ही मोल टूटे, तो 7 मोल्स में से जब मैं H+ के 1 2 3 4 5 6 7 मोल मिलाता रहूँगा, तब तक तो 1 मोल इससे जुड़ करके न्यूट्रल, 2
3, 4, 5, 6 जुड़ते जुड़ते 7 मोल्स तक तो ये बनाएगा। लेकिन अगर मैंने उसके बावजूद भी इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 8, 9, 10 बढ़ाता रहा, मोल्स बढ़ाता रहा, तो सॉल्यूशन में ये तो न्यूट्रल हो गया। जो 8, 9, 10 आपने मिलाए होंगे वो इसको फिर से न्यूट्रल नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में फालतू के एक्स्ट्रा H प्लस आयन आ जाएंगे इसके अलावा, और फिर H प्लस आएंगे तो pH बदल जाएगा। तो बदल जाएगा तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। पर हमारा टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं फिलहाल, बफर सॉल्यूशन। तो तब तक ही मिलाएंगे जब तक वो न्यूट्रल वाली कंडीशन रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस मिलाने के बावजूद भी उसके pH पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो H प्लस इससे जुड़ करके इस टाइप का कंपाउंड बना दे रहा है, सॉल्यूशन में H प्लस आयन नहीं दे रहा है, तो pH वैल्यू जो आएगा अभी भी इसी की वजह से आ रहा है। अगर माना आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया होता, जैसे सपोज OH नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इससे जुड़ करके न्यूट्रल टाइप का NaOH बनाने लगेगा, क्योंकि इस ये मिलाने पर ये भी क्या कर देता, pH को चेंज कर देता। लेकिन ये ऐसा फ्री नहीं है, इससे जुड़ करके कुछ ऐसा बना दे रहा है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने के बावजूद भी बफर सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है दोनों का pH वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बफर एक्शन कहते हैं। ये जो मैकेनिक्स हम समझ रहे हैं, मैकेनिज्म हम समझ रहे हैं कि एसिड या बेस मिलाने पर क्यों नहीं चेंज हो रहा बफर, क्योंकि एसिड और बेस मिलाने पर तो pH बदल जाना चाहिए था। क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि वो क्या कर दे रहा है, उनको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, इसलिए pH वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं बेसिक बफर का। बेसिक बफर सॉल्यूशन में देख लेते हैं। इसमें क्या लेंगे हम, फिर से वीक बेस लेंगे, जो कि कैसे टूटेगा आपका NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और वीक बेस का सॉल्ट ले लिया हमने अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये एक सॉल्यूशन है वीक बेस और उसके सॉल्ट का, तो इसको क्या कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन कहेंगे। अब जो भी pH वैल्यू आ रहा है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ OH नेगेटिव पर, क्योंकि pH सिर्फ H प्लस पे डिपेंड नहीं करता, OH पे भी करता है। पार्ट 1 में हमने वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। अब इस सॉल्यूशन में माना कि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जो H प्लस दिया, तो इसकी वजह से pH बदल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा, वो इससे जुड़ करके कुछ ऐसा बना देगा, न्यूट्रल डाइफॉर्मेट। और अगर मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो वो इससे जुड़ करके क्या बना देगा, NH4OH। और क्योंकि इसने तो कोई चेंज ही नहीं किया या इसने तो कोई चेंज ही नहीं किया, तो सॉल्यूशन में अभी भी जो pH आ रहा है वो सिर्फ इस OH नेगेटिव की वजह से आ रहा है, जो इनके मिलाने से पहले भी उसी की वजह से आ रहा था। इसलिए बफर एक्शन इसी मैकेनिज्म को या इसी मैकेनिज्म को कह देते हैं। तो ये कहलाता है आपका बफर सॉल्यूशन। और ये जो हम समझा रहे हैं मैकेनिज्म कि क्यों नहीं बदलता स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर, वो उसकी बफर मैकेनिज्म हो गई। अब इसको समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, उसको भी हम यहीं से समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे समझो कि माना इसके 100 मॉलिक्यूल थे और 100 में से 70 मॉलिक्यूल अपने आयंस में ब्रेक हो रहे थे। मैं इसको अलग से समझा देता हूँ, इसी एग्जांपल में समझ लेंगे उस वाले टॉपिक को भी। CH3COOH ये कैसे ब्रेक हुआ, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और CH3, जैसे ये माना इसके 100 मॉलिक्यूल थे और 100 मॉलिक्यूल में से क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम्प्लीटली तो आयनाइज होगा नहीं, तो 100 में से 70 अपने आयन में ब्रेक हुए सपोज, तो 70 ही टूट रहे हैं क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग होता तो कम्प्लीटली टूट जाता। लेकिन अगर मैं इसी वीक एसिड में मैं इसका सॉल्ट मिला दूं तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, CH3CO नेगेटिव और Na प्लस। अगर ये मैं अकेले मिलाता तो वो 70 आयन में टूट रहा था, लेकिन जब मैंने इसको इसके साथ मिलाया तो जब ये आयनाइज होंगे तो 100 में से अब 70 नहीं टूट रहे, कितने टूटेंगे, सिर्फ 60 ही अपने आयन में टूटेंगे। क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि वो कहता है द सप्रेशन और डिप्रेशन मतलब कमी, द सेपरेशन और डिप्रेशन इन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर एडिशन ऑफ इट्स सॉल्ट हैविंग कॉमन आयंस, जिनमें कॉमन आयन होते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल अकेले जो टूटता था 70 टूटते थे, 70 तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, 70 लिख के नहीं आना, वो तो इन्फाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, बट जनरली समझने के लिए फिगर ले लेते हैं। 100 में से 70 टूट रहे थे, लेकिन जब मैंने उसको किसी सॉल्ट के साथ मिलाया तो और उनमें कॉमन आयन थे, तो अब 100 में से सिर्फ 60 ही टूट पा रहे हैं। पार्टिकल का जो डिसोसिएशन है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है, कॉमन आयन प्रेजेंट है। तो अगर जिनमें कॉमन आयन प्रेजेंट होते हैं उसमें डिसोसिएशन में कमी आ जाती है
उस सेपरेशन या डिप्रेशन को ही क्या कह देते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कह देते हैं। यही एग्जांपल हम यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं कि माना इसके 100 थे, 100 में से 80 टूट रहे थे, सपोज 80 अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, इसी के 100 में से 80 अपने आयन में ब्रेक हो रहे थे। इसको जब इसी के सॉल्ट के साथ मिलाया तो 80 की बजाय अब 70 ही टूटने लग गए सपोज। तो जब 70 ही टूटे, क्यों? क्योंकि इनमें भी क्या प्रेजेंट है, आपके कॉमन आयंस प्रेजेंट है। तो दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट भी देख लिया, बफर सॉल्यूशन भी देख लिया, दोनों एक ही टॉपिक में निपट गए। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP से डिनोट करते हैं इसको। और इसी में हम एक बाद में इसी टॉपिक को, इसी के जैसा एक टॉपिक और पढ़ेंगे, आयनिक प्रोडक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेंगे, अभी फ़िलहाल समझने की कोशिश करते हैं। स्पेरिंगली सॉल्यूशंस वो होते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए पढ़ते हैं। अब ये कौन सी बला आ गई, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो जनरली सॉल्ट वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, वो आधे मतलब कम्प्लीटली नहीं टूटेंगे, जिनमें AgCl, AgBr, AgI या बेरियम क्लोराइड और भी बहुत सारे टाइप के सॉल्ट आते हैं। कुछ एग्जांपल्स उसमें से ये हैं। आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इन सॉल्ट्स को वीक इलेक्ट्रोलाइट में अभी यहाँ पे लिखा था, डिफाइन किया था। तो ये आपके कैसे होते हैं, सॉल्ट होने के बावजूद भी कैसे हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे। जनरली तो सारे सॉल्ट्स ब्रेक हो जाते हैं कंप्लीटली। तो ऐसे सॉल्ट्स को कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, क्योंकि ये पूरा नहीं टूटेंगे, और टूट जाते तो अपने आयन में ब्रेक हो जाते तो पानी या सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते तो नीचे जाके सॉल्यूशन में चिपक जाते हैं, जम जाते हैं, जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये वाले सॉल्ट वो हैं जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, वाइट कलर के, अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं, घुल नहीं पा रहे, नीचे रुक जा रहे हैं। तो अगर मैं इस सॉल्ट को आयनाइज करूँगा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ऐसे आएगा। तो हमने आपको KC/Kp के फॉर्मूले पढ़ाए थे, आज भी वही फॉर्मूले चल रहे हैं। प्रोडक्ट साइड के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड के कंसंट्रेशंस। और क्योंकि ये सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो फिक्स होगा, वो इससे मल्टीप्लाई होकर के इसको एक नया कांस्टेंट पिल लेंगे जिसे KSP कह देंगे। और अगर हम देखें तो ये क्या है, सॉल्ट्स के आयंस ही तो हैं, सॉल्ट के आयंस का प्रोडक्ट ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन उन सॉल्ट्स का जो सॉल्ट्स कैसे होंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे जनरली। ये एक फॉर्मूला स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होता है। दूसरा एक टाइप का और फॉर्मूला चलता है जो कि है आपका कैसा, आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी किसी भी सॉल्ट के आयंस का प्रोडक्ट है। जैसे सपोज NaCl है या KCl है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na+ या Cl नेगेटिव। आप AgCl भी ले सकते थे। तो अगर आप इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे तो जो इसके आयंस हैं उनका प्रोडक्ट कर लो, तो ऐसे IP कह देंगे। या AgCl के लिए ही IP निकालोगे तो ये ब्रेक कैसे होगा, Ag+ और Cl नेगेटिव, तो इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये फिर से कैसे आ जाएगा। फॉर्मूले तो एक ही हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये आयन के प्रोडक्ट है और ये वो वाले सॉल्ट्स हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। ये उनके लिए भी लग सकते हैं या बाकियों के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं। यहाँ पर से हम 3 कंडीशन बनाते हैं, इफ़ KSP इज़ ग्रेटर देन IP या KSP इज़ लेस देन IP, और तीसरी कंडीशन इफ़ KSP इज़ इक्वल टू IP। क्या मतलब है इन तीनों कंडीशन का, अगर KSP ज़्यादा है तो ऐसे समझो इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई तो सॉल्युबल हो गए तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो नो PPT या प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन होगी। अगर KSP की वैल्यू IP से, आयनिक प्रोडक्ट से कम आती है, तो कम आती है इसका मतलब वो क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है। ऐसे समझो कि सॉल्युबल कम है, जब कम सॉल्युबल है तो सॉल्युबल नहीं होगा तो कहाँ नीचे जम जाएगा, और जम जाएगा तो PPT क्या हो गया, फॉर्म्ड हो चुका है। और कहीं पर आपको दे दिया कि KSP और IP की वैल्यू बराबर है, तो PPT बना नहीं है लेकिन PPT अबाउट टू फॉर्म, PPT बनना शुरू होने की कंडीशन में है। तो ये 3 रिजल्ट से, 3 कंडीशन से 3 रिजल्ट्स क्या क्या निकलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ पूछ लेता है। और बाकी
यहाँ पर हमारे पास जैसे MgCl2 है, ध्यान रखेंगे इसके लिए स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल टाइप पार्ट चलता है। हमें इसका KSP पूछा है, क्वेश्चन पूछा है MgCl2 के लिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, जबकि इसकी जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी क्या है, कंसंट्रेशन। अब जैसे माना कि 50 ग्राम था, 50 ग्राम में से 10 ही ग्राम डिजॉल्व हो पा रहा है, तो सॉलिबिलिटी सिर्फ 10 ग्राम की है। 50 ग्राम तो नीचे, 40 ग्राम तो नीचे जम गया, या 40 ग्राम डिजॉल्व हो गया, 10 ग्राम ऐसे ही जम गया। तो जो सॉल्युबल हो गया वही उसकी सॉलिबिलिटी है, जितना सॉल्युबल हो गया। तो KSP निकालेंगे तो हम इसे आयन में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और अगर मैं इसका KSP निकालूं तो कैसे निकालूंगा, Mg+2 का कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव की पावर 2। लेकिन इतना याद रखना कि जब भी ऐसा काम करेंगे तो पावर में 2 तो चढ़ाते ही थे, लेकिन इस नंबर को यहाँ भी लिखेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसे देखते हैं। अगर सॉलिबिलिटी माना, उसने बोला है कि सॉलिबिलिटी S है, या बोला है 5 सॉलिबिलिटी है, 5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन सॉलिबिलिटी है, कि इतना कंसंट्रेशन MgCl2 का सॉल्युबल हो जा रहा है, तो इसकी जगह पे कितनी वैल्यू लिखोगे, 5 मोल पर लीटर। और इसकी जगह पे 2 × 5 मोल पर लीटर की पावर 2। यहाँ पे बस इस फॉर्मूले में, आज तक हम कभी किसी भी फॉर्मूले में ऐसा नहीं करते, जो भी ये रहता है वो हम उसको पावर में चढ़ाते हैं, पावर में भी चढ़ाना है और यहाँ पे भी लिखना है। यही इस पूरे KSP के फॉर्मूले में, बाकी इस फॉर्मूले से ज़्यादा अंतर डिफरेंस है, बाकी ऐसे ही चलेगा। तो 5 × ये कितना हो गया, 5 × 2 = 10, और 10 की पावर कितना आ गया, 2। 10 की पावर 2 मतलब 100, और 500 KSP आ जाएगा। तो KSP की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 500। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 और 5 की पावर 2 नहीं करना, ये जो 2 है उसे भी मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है A2B3 और बोल रहा है A2B3 का KSP कैलकुलेट करो। ये कोई भी सॉल्ट हो सकता है, पर स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा तभी KSP पूछ रहा है। तो A2B3 कैसे ब्रेक होगा उसे समझते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की धज्जियाँ कैसे उड़ाते हैं, जो ये है X कैपिटल A, और जो ये Y है AXBY, समझो XA Y पॉजिटिव, Y की जगह क्या चल रहा है 3, तो Y पॉजिटिव प्लस Y कैपिटल B, और ये जो है वो निगेटिव में लिख देंगे X नेगेटिव। तो अब यहाँ पर अगर इसका KSP कैलकुलेट करना है और इसने बोला है कि इसकी सॉलिबिलिटी की वैल्यू सपोज 10 मोल पर लीटर है, तो सॉल्व करके बताओ। तो 10 मोल पर लीटर है तो क्या लिखेंगे, पहले तो क्या लिखेंगे, इसका कंसंट्रेशन S मान लेता हूँ मैं, वो जिसकी वैल्यू ये है, तो S की पावर क्या लिखना चाहिए था, A+3 की कंसंट्रेशन कितनी है S, और S की पावर 2, लेकिन ये जो कोफिशिएंट होगा उसको भी लिखना है, इनटू क्या लिखते हैं, इसके आयंस इनटू इसके आयंस का प्रोडक्ट, इसकी सॉलिबिलिटी S, और पीछे से आगे से 3 मोल से वो भी लिखेंगे और पावर में 3 भी चढ़ाएंगे। तो 2 और 3 यहाँ भी लिखने होते हैं, इतना याद रखना। तो 2 × 2 = 4 आएगा, और S² आएगा, इंटू 3 × 3 = 9, 3 × 27 ही आएगा, इंटू S की पावर 3 आ जाएगा। S की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉलिबिलिटी 10 मोल पर लीटर, 10 लगा लेंगे और 4 और 27 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा S की पावर 5 हो जाएगा। 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 2 कैरी, 4 × 2 = 8, 9 10, 108 S की पावर 5, और S की वैल्यू भी आपको गिवन है, जो कि कितनी है 100 की पावर 5, तो 100 की पावर 5 ही रहने दो, और 108 × 10 की पावर 5 जो भी है, यही आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ, और बाकी इसके बाद अपनी जी लें बाकी अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे खून। किसी भी टॉपिक, किसी भी डाउट के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं, बाकी आई विल गिव यू ऑल आंसर्स। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्क्रीनशॉट ले लें।